हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन जुडिशरी। कल के वीडियो में हमने जूरिस्प्रूडेंस का यूनिट 1 का 2 टॉपिक हमने कवर किए थे, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ, एंड सेकेंडली हमने पढ़ा था स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो वो आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं यूजीसी नेट जीआरएफ की। आपको पता है कि यूजीसी नेट जीआरएफ की सीरीज़ चल रही हैं। टॉपिक वाइज यहाँ पे हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनके बारे में। आज का हमारा टॉपिक है लॉ एंड मॉरलिटी। टॉपिक है हमारा लॉ एंड मॉरलिटी। आप सभी लॉ को भी अच्छे से जानते हैं और मोरालिटी को भी अच्छे से जानते हैं। सभी ने मॉरल साइंस पढ़ी होगी छोटे में, और लॉ आप अभी पढ़ रहे हैं। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, लॉ मीन्स कानून और मोरालिटी मीन्स नैतिकता। लॉ मीन्स कानून, ठीक है, और मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा इसका अंतर है, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है जो आपके नेट के एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। The world around us is a variety of different beliefs, values, rules and norms, all of which lay down how one should behave in society। ठीक है, जो हमारे आसपास की दुनिया है, ये जो संसार है, ये अलग अलग बिलीव्स, मान्यताओं, वैल्यूज़ यानी मूल्यों, रूल्स यानी नियमों और नॉर्म्स यानी कि मानदंडों का एक वैरायटी है जो हमें ये बताता है कि हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। इट इज़ इम्पेरेटिव टू क्रिएट डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑल ऑफ दीज टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड एम्बिग्यूटी। ठीक है, इन दोनों के बीच में, लॉ के बीच में और मॉरलिटी के बीच में अंतर करना ज़रूरी है, कन्फ्यूज़न को और एम्बिग्यूटी को, अस्पष्टता को ख़त्म करने के लिए। टू सच कॉन्फ्लिक्ट्स विच आर ऑफन टॉक्ड अबाउट टुगेदर आर लॉ एंड मोरालिटी। ठीक है, ये दो ऐसे टॉपिक हैं। कौन से दो टॉपिक? लॉ और मोरालिटी दो ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम अक्सर साथ में ही जिनकी बात की जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। Laws are formal rules that govern how we behave as member of society that specify what we must do and what we must not do। ठीक है, जो कानून है वो कुछ ऐसे फॉर्मल रूल्स हैं, ऐसे कुछ औपचारिक नियम हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी कैसे बिहेव करना है, और स्पेसिफाई किया गया है कानून में कि हमें क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी ही करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, these are implemented by the state and judiciary to create a basic and enforceable standard of behavior for the welfare of society। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो सारी बातें हैं, जो कानून हैं, नियम हैं जो बनाए गए हैं नागरिकों के लिए, लोगों के लिए, कि उन्हें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए बनाए गए हैं। किसने बनाया है? स्टेट ने और जुडिशरी ने। ठीक है, राज्य ने और न्यायपालिका के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किए जाते हैं कि कैसे किसी एक व्यक्ति को बिहेव करना है सोसाइटी में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मोरालिटी की। ठीक है, अभी हमने किसकी बात करी थी? लॉस की। अब हम बात कर रहे हैं मोरालिटी की। मोरालिटी ऑन द अदर हैंड refers to an informal framework of values, principles, beliefs, custom and ways of living। ठीक है, वहीं जो नैतिकता है दूसरे हाथ पर वो बात करते हैं, वो एक इनफॉर्मल फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो कि हमें मूल्यों की, सिद्धांतों, मान्यताओं, रीति रिवाजों और रहने के तरीक़ों के बारे में बताता है। मॉरल्स आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। ठीक है, जो नैतिकता है उसे लीगली इन्फोर्सेबल नहीं किया गया है, लेकिन देयर इज़ सोसाइटल प्रेशर टू अबाइड बाय द सेम। लेकिन एक सामाजिक दबाव है लोगों के ऊपर कि हमें वो फॉलो करना है। देखिए, कानून में हमें बताया गया है, बहुत सारे नियम हैं। ठीक है, कि अगर हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो हमें क्या सज़ा मिलेगी, हम कहीं चोरी करते हैं तो क्या सज़ा है, पोजेशन की क्या सज़ा है, मर्डर की क्या सज़ा है। ठीक है, आपका ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है और जो महिलाओं से, बच्चों से रिलेटेड अपराध हैं, उनकी क्या सज़ा है, उसे एक सिस्टमेटिकली लिखा गया है कानून के अंदर। ठीक है,
और आप बाइंड हैं उनको फॉलो करने के लिए, वो चीज़ आपको फॉलो करनी ही करनी है, वरना वहाँ पे पनिशमेंट डिस्क्राइब की हुई है। लेकिन मोरालिटी में ऐसा नहीं है। जो नैतिकता है वो आपको सिखाती तो है कि आपको कैसे कंडक्ट करना है, कैसा आचरण रखना है सोसाइटी में रहने के लिए। हमें ये सिखाया जाता है, जिससे हम संस्कार बोलते हैं, कि हमें बड़ों से आदर से बात करनी है, या हमें जब हम कहीं पर जाते हैं तो हमें उसको नमस्ते करना है, या हमें उसके पैर छूने हैं। ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हमें ये सोशल प्रेशर बनाया जाता है हमारे ऊपर कि ये चीज़ हमें फॉलो करनी है अगर समाज में रहना है। तो ये नैतिकता होती है जो हमें हमारे संस्कारों के द्वारा सिखाई जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। लॉ एंड मोरालिटी आर टू सिस्टम दैट गवर्न द वे ह्यूमन बिहेव। ठीक है, लॉ और मोरालिटी दो ऐसे सिस्टम हैं जो कि गवर्न करते हैं कि ह्यूमन कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट ऑल पीपल आर मैंडेटरीली ऑब्लिगेटेड टू एडहेयर टू। ठीक है, यहाँ पर आपको ज़रूरी है, आप बाध्य हैं कानून को फॉलो करने के लिए। ठीक है, मॉरल्स ऑन दी अदर हैंड रेफर टू जनरल प्रिंसिपल। ठीक है, सामान्य सिद्धांत बताए हैं, व्यवहार करने के कुछ मानक मानदंड बताए हैं। ठीक है, जो कि डिफाइन करते हैं कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होते फॉलो करने के लिए। अगर आप किसी से मिलेंगे, उसे नमस्ते नहीं करेंगे, उसके पैर नहीं छुएंगे, तो आपको यहाँ पर कोई पनिशमेंट डिस्क्राइब नहीं है। अगर आप बड़ों से आदर से बात नहीं करेंगे तो भी आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली है। वो बात अलग है कि घर पे डांट पड़ती है, लेकिन ये हमारी नैतिकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉ में क्या है, आप बाइंड हैं फॉलो करने के लिए, लेकिन नैतिकता मॉरलिटी के लिए आप बाइंड नहीं है कि आपको वो फॉलो करना ही करना है। ठीक है, एक सोसाइटल प्रेशर होता है, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि आप वो फॉलो करेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड वन एंड हैज़ इवॉल्व ओवर द ईयर्स। ठीक है, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये रिलेशनशिप जो है ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत समय से चला आ रहा है। इनिशियली द टू वर कंसिडर्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, एक समय था जब इन दोनों चीज़ों को इक्विवेलेंट माना जाता था, लॉ को और मोरालिटी को। लेकिन विद टाइम एंड प्रोग्रेसिवनेस, ठीक है, प्रगति के साथ और समय के साथ, इट इज़ हाईलाइटेड दैट द टू आर डिफरेंट कंसेप्ट, दोनों ही अलग कंसेप्ट हैं, बट विद सर्टेन इंटर डिपेंडेंसी बिटवीन दैम। लेकिन उनमें लॉ और मोरालिटी में इंटरडिपेंडेंसी है, अंतर निर्भरता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई, लॉ एंड मॉरलिटी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन अभी हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की। ठीक है, यहाँ से आ जाता है हमारा इतिहास। इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन लीगल रेगुलेशंस वर स्टिल एट अ वेरी नेसेंट स्टेज, देयर वाज नो पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड मॉरल्स। ठीक है, पुराने समय में जब लीगल रेगुलेशन बहुत ही शुरुआती दौर में थे, ठीक है, प्रारंभिक चरण में थे, तो वहाँ कोई पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन नहीं था, अंतर नहीं था लॉ और मॉरल के बीच में। इन इंडिया धर्मा वॉज कंसिडर्ड एज लॉ एंड मॉरलिटी। पहले क्या होता था भारत में कि धर्म को ही कंसीडर किया गया था एज अ लॉ और मॉरलिटी। Hindu law, for example, was primarily derived from the Vedas and Smritis, which were essentially values of the people. However, with time, Mimamsa put forth certain principles which categorically distinguished between obligatory rules, which are rules that are mandatory to be followed and are considered as law, and recommendatory rules which are suggested because they are good if they are followed and would amount to morality. उदाहरण के तौर पे हिंदू विधि में जो नियम हैं वो वेदों से और स्मृतियों से लिए गए हैं, जो कि लोगों के मूल्यों के थे। हालांकि मीमांसा ने कुछ ऐसे सिद्धांत बताए जो कि ऐसे कानूनों में अंतर करते हैं जिन्हें मानना ज़रूरी है और जिनको सजेस्ट किया जाता है कि अगर उनको मानेंगे तो नैतिकता के लिए सही होगा। ठीक है, ऐसे रूल्स जिनको मानना ज़रूरी है, जिनको फॉलो करना ज़रूरी है, उन्हें कानून बताया मीमांसा ने, और रिकमेंड किए कुछ ऐसे रूल्स जिनको सजेस्ट किया जाता है कि अगर वो रूल्स फॉलो किए जाएंगे तो नैतिकता के लिए अच्छा होगा।
Even in the Middle Age period, the Bible was considered as a major factor which influenced the legal regulation. मध्य युग में क्या हुआ कि जो बाइबल थी उसको एक बहुत ही मेजर फैक्टर माना गया जिसने लीगल रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था. Eventually, with time and new philosophies, the idea that there is a difference between these two concepts emerged. समय के साथ और न्यू फिलोसफीज़ के साथ ये चीज़ समझ में आई कि लॉ और मोरालिटी में अंतर है और ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग हैं. डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अंतर लॉ और मोरालिटी के बीच में. लॉ एंड मोरालिटी में बी interdependent to an extent and have certain similarities such as the same goals, but there are certain factors based on which the two concepts can be differentiated. लॉ और मोरालिटी जो हैं वो कुछ हद तक इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं, अंतर्निर्भर हो सकते हैं एक दूसरे पर. कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं लॉ और मोरालिटी में, जैसे कि उनका मकसद एक ही है कि जो एक ह्यूमन बीइंग है उसको एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी कैसे बिहेव करना है. लेकिन कुछ सर्टेन फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर इन दोनों कॉन्सेप्ट को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है. पहला देखेंगे हम. लॉ इज derived फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स which means that it is obtained through rules and regulations. Morality emerges from internal sources. It comes from the individual mind of a person. ठीक है, जो लॉ है वो एक तो बाहरी स्रोत से आती है जिसका मतलब है कि उसको रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू प्राप्त किया गया है. वही मॉरलिटी नैतिकता इंटरनल सोर्सेस से आती है, आंतरिक स्रोतों से हमें मिलती है, जो कि एक इंडिविजुअल माइंड से भी आ सकती है किसी व्यक्ति के. सेकेंड देखेंगे. लॉ ट्रीट्स ऑल पीपल इन द सेम मैनर एंड डजंट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट मॉरलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट. ठीक है, लॉ जो है वो सेम है सभी लोगों के लिए और वो किसी पर्सन के लिए चेंज नहीं होती. लेकिन मॉरलिटी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है. थर्ड देखेंगे हम. मॉरलिटी हैज़ इन्फ्लुएंस द क्रिएशन ऑफ लॉ, but morality existed in society since even before legal implications were discussed. नैतिकता ने कानून को बहुत हद तक कानून के निर्माण होने पर उसको इन्फ्लुएंस किया है. जब कोई भी कानून बनाया तो ये देखा गया कि वो नैतिक तौर पर सही है या नहीं है. लेकिन मॉरलिटी जो है वो कानूनी निर्माण होने के पहले से ही सोसाइटी में मौजूद है. चौथा देखेंगे. डिसओबीडियंस ऑफ लॉ लीड्स टू पनिशमेंट. ठीक है, अगर आप लॉ नहीं मानते तो आपको पनिशमेंट होती है. देयर आर नो रिपरकशन ऑफ डूइंग एनीथिंग मॉरली रॉन्ग. अगर आप कुछ मॉरली रॉन्ग करते हैं तो एज सच कोई पनिशमेंट या फिर उसके कोई रिजल्ट्स परिणाम हमें मिलते नहीं हैं. लास्ट डिफरेंस हम देखेंगे. लॉज lay down mandatory behavior that is expected out of the people who are governed under the said law. However, morality does not lay down strict guidelines of how one should behave but is a moral personal concept. कानून हमें बताता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है समाज में, जो कि करना ज़रूरी है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है लोगों से कि जिस कानून के अंतर्गत जिन व्यक्तियों की बात की गई है उन पे जो ड्यूटी इम्पोज किए गए हैं या फिर जो भी उनके राइट्स हैं वो राइट्स वो यूज़ कर सकते हैं और जो ड्यूटी उन पे इम्पोज की जाती है वो उन्हें फॉलो करनी ही करनी होगी. लेकिन मॉरलिटी में नैतिकता में ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है कि किसी व्यक्ति को कैसा बिहेव करना है. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लॉ एंड मॉरलिटी का डिफरेंस. अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, डडली एंड स्टीफन का केस. बहुत ही फेमस केस है ये लॉ एंड मॉरलिटी का. ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है. वन ऑफ द मोस्ट फेमस केसेस दैट डील विद द एज ओल्ड डिबेट बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन्स. ठीक है, 1884 का ये केस. वेदर कैनिबलिज्म. ठीक है, कैनिबलिज्म होता है किसी इंसान का मांस खाना. ठीक है, मनुष्य का मांस खाना. विच वॉज कंसिडर्ड अ हाईली इमोरल एक्ट. जैसे कि एक हाईली इमोरल एक्ट बताया गया है, अनैतिक कृत्य बताया गया है.
तो which was considered a highly immoral act could be committed when there is a question of necessity and helplessness was discussed in the case. अब यही क्राइम, यही ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ जब बात आई ज़रूरत की और असहाय की, जब कोई ऑप्शन नहीं था. द फैक्ट ऑफ द केस इन्वॉल्व 4 मैन, ठीक है, 4 व्यक्ति थे, हु वर स्ट्रैंडेड इन अ बोट, जो कि एक नाव में फंस गए थे, इन द मिडल ऑफ द सी, समुद्र के बीच में, फार अवे फ्रॉम लैंड, ज़मीन से बहुत दूर. द मैन हैड नो वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग एनी पर्सन, उन व्यक्तियों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था किसी व्यक्ति को कॉन्टैक्ट करने का. एंड वर स्टक इन द बोट विदाउट एनी फूड एंड वाटर, ठीक है, उनके पास कुछ खाने पीने का भी सामान नहीं था. आफ्टर टॉर्चरिंग देमसेल्फ, ठीक है, खुद को यातना देने के बाद उन्होंने 7 दिन निकाले बिना किसी फूड और वाटर के. तो जो शिप का कैप्टन था, कौन, थॉमस डडले, उसको एक इमोरल सोल्यूशन मिला, अनैतिक एक उसको सुझाव मिला. He suggested that one of the 4 men would have to make a sacrifice so that the other 3 could survive by eating his flesh. ठीक है, उसने सजेस्ट किया कि जो 4 आदमी हैं नाव में जो फंसे हुए हैं, उनमें से एक को सेक्रीफाइस करना होगा, बलिदान देना होगा बाकी के 3 के लिए, जिससे कि उसका मांस खाया जा सके उस व्यक्ति का, और बाकी के 3 जो हैं वो सर्वाइव कर सके. एडवर्ड स्टीफन एग्रीड, ठीक है, जो उनमें से एक तो ये था कैप्टन थॉमस डडले जिसने सुझाव दिया, दूसरा व्यक्ति था एडवर्ड स्टीफन जिसने सहमति दे दी अपनी इस कृत्य को करने के लिए, जबकि जो नेड ब्रुक थे, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, तीसरे व्यक्ति ने मना कर दिया ऐसा करने से. एंड रिचर्ड पार्कर, जो चौथा व्यक्ति था, द कैबिन बॉय, ठीक है, उससे सलाह ही नहीं ली गई. इवेंचुअली द बॉय वॉज किल्ड, ठीक है, ये जो कैबिन बॉय था रिचर्ड पार्कर, इसको मार दिया गया डडले और स्टीफन के द्वारा, और तीनों व्यक्तियों ने जिन्होंने मना भी किया था, नेड ब्रुक्स ने, उन्होंने भी उस व्यक्ति का मांस खा लिया. When the men were rescued, the 2 men were tried for committing the grave offense of murder. जब उस व्यक्ति को बचाया गया तो उन 2 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया उस ग्रेव ऑफेंस का, मर्डर का. While prima facie it appeared that a crime was committed, the case discussed whether at that moment the man being morally right for saving his own life could be excused from the शैकल्स ऑफ लॉ. प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि जो क्राइम किया गया है, जब केस को डिस्कस किया गया, कि भले ही उस मोमेंट पे वो व्यक्ति मॉरली राइट हो, ठीक है, वो अपने जान बचाने के बारे में सोचता हो, तो उसको कानून के बंधनों से मुक्त किया जा सकता है. However, a clear distinction was made between law and morality. और यहाँ पर लॉ और मॉरलिटी का एक क्लियर अंतर समझ में आता है. एंड इट वॉज ऑब्जर्व, ये पाया गया कि पर्सनल इनकन्वीनियंस और एन अटेम्प्ट टू सेव योर लाइफ बाय किलिंग अनदर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ जस्टिफिकेशन. कि अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए किसी दूसरे की ज़िंदगी ले लेना, ये एक जस्टिफिकेशन, एक न्याय के नज़रिए से देखा जाए तो ये सही नहीं हो सकता. तो यहाँ पर उनको इस चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डडली एंड स्टीफन का केस. अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं लॉ एंड मॉरलिटी के ऊपर, जैसे LGBTQ के राइट्स हैं, लिव इन रिलेशनशिप है, ठीक है, एबॉर्शन है. ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्हें लीगलाइज कर दिया है, लेकिन अगर हम नैतिक दृष्टि से देखें तो बहुत जगह अभी भी ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाती. तो ये भी एक तरीके से डिफरेंस है लॉ और मॉरलिटी में. अब हम पढ़ेंगे LGBTQ के राइट्स के बारे में. ठीक है, अब देखिए लॉफुली या फिर मॉरली कितना करेक्ट है कितना नहीं. LGBTQ एक कम्युनिटी है, ठीक है, बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ. L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, G स्टैंड्स फॉर गे, B स्टैंड्स फॉर बाइसेक्सुअल, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसजेंडर एंड Q स्टैंड्स फॉर क्वीयर. ठीक है, देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद इन आवर सोसाइटी रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द LGBTQ कम्युनिटी. हमारी सोसाइटी में लगातार एक संघर्ष चलता रहता है, एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है
रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ LGBTQ कम्युनिटी, ठीक है। इस कम्युनिटी के अधिकारों को लेकर ये सारी चीज़ें हमारे समाज में चलती रहती हैं। नॉट एवरीबडी थिंक्स दैट सेम सेक्स मैरिज और बीइंग ट्रांसजेंडर इज़ मॉरली करेक्ट। हर कोई ये नहीं सही मानता है कि सेम सेक्स मैरिज या फिर ट्रांसजेंडर होना मॉरली करेक्ट है। However, this cannot take away from the fact that when you disallow same-sex marriages or refuse to give to this community rights that every citizen deserves, you are violating basic principle of the Indian Constitution, such as the right to equality and the right to live with dignity, enshrined in Article 14 and Article 21 respectively. और इस मान्यता को कि ये मॉरली करेक्ट है या नहीं है, इस चीज़ को इस फैक्ट से दूर नहीं रखा जा सकता कि आप जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया है, आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 21 में राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये आप कहीं ना कहीं उन लोगों से छीन रहे हो, आप उनके राइट्स का वायलेशन कर रहे हो, क्योंकि ये राइट्स सभी सिटीज़न के लिए हैं, ठीक है, और ये राइट्स सभी सिटीज़न डिज़र्व करते हैं। Basically, there is a clash within the society regarding what is morally correct and incorrect when it comes to the right to the LGBT community, ठीक है। बेसिकली एक क्लैश हमेशा ही रहता है सोसाइटी में कि LGBTQ कम्युनिटी के जो राइट्स हैं उन लोगों के, वो मॉरली करेक्ट हैं या नहीं हैं। It took India a long time, but the Honorable Supreme Court on September 6, 2018 decriminalized Section 377 of the Indian Penal Code. बहुत टाइम लग गया इंडिया को, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 में को जो सेक्शन 377 था IPC का, अननेचुरल ऑफेंसेस वाला, उसको अपराध की श्रेणी से हटा दिया। Had the Supreme Court continued to base law on what people in the society believe to be moral instead of principle of the Indian Constitution, it never would have been able to take such a progressive stance in this field. अगर सुप्रीम कोर्ट भी सोसाइटी में जो लोग हैं उनके विश्वास पे या फिर वो क्या सोचते हैं कि मॉरली कहाँ तक सही है ये चीज़, कहाँ तक नहीं है, इसके अकॉर्डिंग अगर वो फैसला लेते तो शायद कभी भी इतना प्रोग्रेसिव स्टेप वो इस फील्ड में नहीं उठा पाते, ठीक है। तो ये भी एक हमेशा मुद्दा बना रहता है और ये डिफ्रेंशिएट करता है लॉ एंड मॉरलिटी को, ठीक है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है इसका, एक लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लिव इन रिलेशनशिप have often faced a lot of scrutiny from society. लिव इन रिलेशनशिप को भी अक्सर सोसाइटी की आलोचना का सामना करना पड़ता है, डिस्पाइट इट बीइंग लीगल, ठीक है। इसको लीगल होने के बावजूद देयर आर लॉट ऑफ मॉरल जजमेंट दैट फॉलो। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ एस खुशबू वर्सेस कन्यामल, जो 2010 का केस है, held that live-in relationships are legally recognized as domestic relationship, ठीक है। लिव-इन रिलेशनशिप को 2010 में कोर्ट ने डोमेस्टिक रिलेशनशिप की तरह ही रिकॉग्नाइज किया एंड देयर बाय प्रोटेक्टेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। और उसमें रह रही जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों को भी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत संरक्षित किया गया। It was observed that a live-in relationship comes within the ambit of the right of life enshrined under Article 21 of the Constitution of India. और ये ऑब्जर्व किया गया कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। लिव इन रिलेशनशिप कैन कंटिन्यू टू बी स्क्रूटिनाइज्ड ऑन अ मॉरल ग्राउंड बाय द सर्टेन पीपल इन इंडिया as much as one wants, but they are legal because law and morality are not equivalent to each other, ठीक है। अभी भी लीगल होने के बावजूद भी लिव इन रिलेशनशिप को कंटिन्यूसली समाज की आलोचनाएं सहनी पड़ती हैं मॉरल ग्राउंड पर कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन ये लीगल हो चुका है क्योंकि लॉ एंड मॉरलिटी जो है वो एक दूसरे के समतुल्य नहीं है। ऐसे ही एक और आता है एग्जाम्पल एबॉर्शन का, ठीक है। यहाँ भी आप लॉ एंड मॉरलिटी को अच्छे से समझ पाएंगे। द कॉम्प्लेक्सिटीज़ अराउंड एबॉर्शन आर मल्टी फेसेटेड, ठीक है। जो एबॉर्शन को लेके जटिलताओं का सामना करना पड़ता है वो बहुमुखी है। सम रीजंस वाई एबॉर्शन इज जस्टिफाइड एंड लीगलाइज्ड इंक्लूड द राइट्स ऑफ अ वुमन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ अ वुमेन्स हेल्थ। कुछ रीजंस की वजह से
एबॉर्शन को जस्टिफाई किया गया है, लीगलाइज किया गया है महिलाओं के अधिकारों को इंक्लूड करते हुए और महिलाओं की हेल्थ को, उनके स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट करते हुए। एबॉर्शन हाउएवर हैज़ ऑलवेज बीन कंसीडर्ड मॉरली इनकरेक्ट। एबॉर्शन को, गर्भपात को हमेशा ही एक मॉरली इनकरेक्ट वे में देखा गया है कि ये मॉरली सही नहीं है, बिकॉज इट इज़ बिलीव दैट इट इन्वॉल्व्स टेकिंग अवे द लाइफ ऑफ अनदर। क्योंकि मान्यता ये है कि आप किसी की जान ले रहे हो, अगर आप गर्भपात कर रहे हो तो आप किसी की जान ले रहे हो, विच एट दैट पर्टिकुलर स्टेज इज़ ओनली अ फीटस, ठीक है। जबकि जिस समय गर्भपात करने का जो समय निश्चित किया है मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट में, उस समय वो एक फीटस होता है, बस भ्रूण होता है। अनफॉर्चुनेटली women are shamed for taking this step, especially if the pregnancy is unwanted। दुर्भाग्य की बात है कि महिलाएं ये कदम उठाने में शर्माती हैं, संकोच करती हैं, स्पेशली तब जब वो प्रेगनेंसी अनवांटेड हो, ठीक है। एबॉर्शन इन इंडिया हैज़ बीन लीगल अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, ठीक है। एबॉर्शन जो है इंडिया में लीगल है, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जब आप एबॉर्शन करवा सकते हो 50 सालों से। जब 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट आया, ठीक है, इस पर हमारी पूरी वीडियो है 40 मिनट की और पूरा एक्ट आपको एक ही वीडियो में समझाया गया है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं जिसको भी पढ़ना हो। एंड हैज़ सीन अमेंडमेंट इन द ईयर 2021 एज वेल, ठीक है, और 2021 में अमेंडमेंट भी लाया गया है। द लीगल बैटल हैज़ बीन वन बट अनफॉर्चुनेटली द मॉरल वन इज स्टिल ऑन गोइंग, ठीक है। जो कानूनी युद्ध है, कहा जा सकता है कि वो जीता जा चुका है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है नैतिकता का जो युद्ध है वो अभी भी चल रहा है। Luckily, the law is not based on the moral beliefs of those who refuse to recognize the rights of women in such situation। अच्छी बात ये है कि जो कानून है वो मॉरल बिलीफ्स को नहीं मानता, स्पेशली उन सिचुएशन में जहाँ पर विमेंस के राइट की बात आती है ना। Had morals been considered, this would most certainly be a regressive move in the area of women empowerment and desperate to achieve equality between all genders, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और सभी जेंडर्स के बीच में एक इक्वालिटी अचीव करने के लिए। तो आई होप अब आपको लॉ एंड मॉरलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसमें रिलेशनशिप पढ़ लिया, ठीक है, हिस्ट्री क्या बोलती है, इतिहास क्या है इसके पीछे का, ये भी पढ़ लिया। डिफरेंस पढ़ा हमने बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी। उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट केस पढ़ा, इस पर डडली एंड स्टीफन का केस। इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल देखे लाइक LGBTQ कम्युनिटी के, लिव इन रिलेशनशिप के और एबॉर्शन के, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।